अच्छा जी, today we will discuss about 11th physics second half portion which is from chapter 6 to chapter number 11. अच्छा, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर आ जाएगा that will be chapter number 7. अब चैप्टर नंबर 7 हमारे पास किसके रिलेटेड होता है? that one is about oscillations. ये हमारे पास oscillations के बारे में आ जाता है। अब oscillations बेसिकली किसे बोलते हैं? oscillations हम बोलते हैं जो टू एंड फ्रो मोशन हमारे पास आता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, टू मीन्स टूवर्ड मीन, ठीक है, टू मीन्स टूवर्ड मीन, और जो फ्रो होता है इट मीन्स अवे फ्रॉम मीन। So it means oscillation is that particular type of motion in which any object move about a fixed position. That is called to and fro, toward mean and from away to the mean position. That is called oscillation. अभी हमारे पास oscillation आ जाता है। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? लाइक सिंपल पेंडुलम की। अब इसको हम काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सिंपल पेंडुलम वगैरह को, ठीक है। तो ये इसकी जस्ट हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल आ जाती है कि सिंपल पेंडुलम जस्ट ऑसिलेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल टाइप आ जाती है जिसे हम कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी हमारे पास बेसिकली ऑसिलेशन ही है, लेकिन इस ऑसिलेशन में क्या होगा? इस ऑसिलेशन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा। अब इसमें हमारे पास जो x होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपका मीन पोजीशन से अवे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास ये x है, हमारे पास ये अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होना चाहिए, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है दैट शुड ऑलवेज टूवर्ड मीन पोजीशन, ये हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर करके लिख रहा हूँ, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पे एमसीक्यू आता है कि डिस्प्लेसमेंट में और हमारे पास एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल कितना बनता है? तो ये हमारे पास एंगल होता है दैट इज 180 डिग्रीज। तो आप लोगों ने याद रखना 180 डिग्रीज एंगल होता है किसके दरमियान में? एक्सेलरेशन के दरमियान में और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, ठीक है। दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये सबसे बेसिक इसकी कुछ चीजें आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो आप लोगों ने एज इट इज याद रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास हुक्स लॉ वगैरह आ जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा आगे डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। अब यहाँ से अगर हम डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो के एक्स आ जाता है हमारे पास। अब के एक्स हमारे पास बेसिकली हुक्स इक्वेशन को बता रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को यहाँ से मैं स्ट्रेच करता हूँ, जैसे इसको मैंने स्ट्रेच किया और यहाँ पे इसको मैंने रिलीज कर दिया, तो ये फिर रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे दैट शुड मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ F इज इक्वल माइनस के एक्स। तो ये इसका राइट कॉम्बिनेशन बनेगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस तरह लिखना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास जो F होता है ये किसके इक्वल आ जाता है? दैट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम ए विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ पे मास कांस्टेंट आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, के वैसे कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ से भी ये भी हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ऊपर आप लोगों ने एरो लगा लेना है। अब यहाँ पे के हमारे पास क्या है? के हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और हमारे पास ये जो के होता है दैट शुड बी इक्वल एफ अपॉन एक्स, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। इसके यूनिट की अगर हम बात करें, इस यूनिट्स आर न्यूटन पर मीटर, इसके न्यूटन पर मिनट मीटर आ जाते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू, जो एनईटी में भी आया हुआ है काफ़ी दफ़ा और ई कैट में भी आया हुआ है, वो एमसीक्यूज ये है कि किन किन के यूनिट्स सेम होते हैं या डायमेंशन सेम होती हैं। तो आपने याद रखना है जो के हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके दे देता हूँ कि के एंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन,
इन दोनों की जो हमारे पास डायमेंशंस होंगी वो सेम है, डायमेंशंस आर सेम, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। ये काफी दफा रिपीट हो चुका हुआ है, एज इट इज आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, कि स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड कर रहा होता है। याद रखना है आपने, एक तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, ये विच इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, विच कैन बी रिटन ए एक्स, which is also equal KL upon A. You can easily write in this way. Now you can easily determine the value of spring constant which will be equal to YA upon L. तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो y पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे कर रहा है और लेंथ पे कर रहा होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, nature of spring, nature of object, it will depend. K will also depend upon thickness, thickness of that object. For example, if there are two springs of different thickness, the spring constants will be different. Like what is spring constant? If we apply, if we exert force on that spring A and similar force we have applied on spring B, if its thickness is greater, B thickness is greater than A, then their spring constant should must be in different sense. ये दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता है। और यहाँ से हमें पता चला कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिया एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लेंथ। अब यहाँ से आपसे पेपर में एमसीक्यू क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इफ रेशियो ऑफ लेंथ इज इन द ऑर्डर ऑफ 4/5, what should must be the ratio of their spring constant? So it should must be in order of 5/4 because spring constant and lengths are inversely related to each other. I guess कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी हुई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास फर्दर इसमें कम्बिनेशंस आ जाते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि हमारे पास रेजिस्टेंस कम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाएं। इसके बाद इंडक्टर के, इन दोनों के सेम होते हैं कम्बिनेशन, देखना मैं आपको सिमिलर बता देता हूँ, रेजिस्टेंस और इंडक्टर के सेम होते हैं। इसके बाद कैपेसिटर आ जाता है, इसके आप लोगों ने पढ़े हुए कम्बिनेशन कैपेसिटर का हमारे पास और स्प्रिंग कांस्टेंट का, इनके सेम होते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो मैंने सेम सेम करके लिखे हुए हैं ना, ये नीचे, ठीक है। रेजिस्टेंस इंडक्टर का कॉम्बिनेशन सेम होगा सीरीज पैरेलल के लिए, और कैपेसिटर स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे हम इनके कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन किस तरह होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के कॉम्बिनेशंस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, अब सीरीज में कैपेसिटर में भी क्या होता था, 1/c, इस तरह हम इक्विवेलेंस निकालते थे। सो दैट शुड बी 1/k, इक्विवेलेंस will be in the order of 1/k1 plus 1/k2 plus 1/k3 up to so on, right? इसी तरह अगर हमने यहाँ पे के इक्विवेलेंस निकालनी है, दो ऑपोजिट हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे ऐड कर दें, तो ये सेम इनका ऐसे रिलेशन रहेगा ना। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि सिंपली आप लोगों ने ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस इनकी निकल आएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की, अप टू सो ऑन, राइट। और इसी तरह अगर हमने इक्विवेलेंस निकालनी है फॉर एन, सो दैट शुड बी Nk1। ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो आप उनको इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो एज इट इज आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके बाद हमारे पास SHM के अंदर ना सर्कुलर मोशन हो रही होती है, सर्कुलर मोशन लाइक ये ऑसिलेशन हो रही होती है। तो अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अब उन फैक्टर्स में से ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, बाज़ दफ़ा आपसे वो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं, बाज़ दफ़ा उन दोनों का आपस में रिलेशन पूछ लेते हैं, बाज़ दफ़ा एक चीज़ का रिलेशन पूछ लेते हैं। तो वो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर लेता हूँ। So next topic is about instantaneous displacement. Instantaneous displacement. अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो सकता है, ये होगा x इज इक्वल x नॉट ओमेगा साइन ऑफ थीटा।
ठीक है, या इसको आप टाइम की फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। और इसके बाद हमारे पास सेकंडली आ जाएगा वेलोसिटी। व्हाट शुड बी वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन ऑफ एसएचएम? दैट शुड बी v इज इक्वल x नॉट ओमेगा, that is x naught omega naught sine of theta. That should be v is equal to x naught omega 1 of cos of theta, right? And then we have acceleration. Acceleration will be in the term of like a should be x naught omega square and sine of theta, right? If we discuss about instantaneous displacement, what about omega? That one is angular velocity, because we are going to discuss circular motion in SHM. SHM के अंदर जो circular motion हो रहा है, if we talk about instantaneous displacement, that having zero power in angular velocity. If we discuss about velocity, having one power. If we discuss about acceleration, that having power factor 2 in angular velocity. तो इस तरह आप इनका ऑर्डर याद रख सकते हैं. In term of time भी you can express like x will be equal x naught omega naught into sine of omega t, right? तो ये हमारे पास थीटा की जगह पे आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं. अब ये हमारे पास x नॉट है, दैट शुड बी इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास तो 1 होने वाला है ना, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है. अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी का एक और रिलेशन निकल आता है. ये तो हमारे पास आ जाता है ना इंस्टेंटेनियस. अगर आप लोगों ने यहाँ पे अब मैक्सिमम का रिलेशन निकालना है, दैट शुड बी v इज इक्वल ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर. ठीक है, इसके बाद अब देख लें हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है. अगर हमने v मैक्सिमम निकालनी है तो वो हमारे पास क्या निकल आती है, दैट शुड बी v मैक्सिमम इज इक्वल ओमेगा इंटू एक्स नॉट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं. इसके बाद अगर हमने एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना है, that should be acceleration maximum minus omega square into x naught. तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप लोगों ने याद रखने हैं. ठीक है, पेपर में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक चीजें आ जाती हैं. इनके बारे में आपको पता ही होगा. लाइक टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम पीरियड इज टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन वेव. वो टाइम पीरियड आ जाता है. इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है. फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पर सेकंड. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है. इसका यूनिट हर्ट्ज आ जाता है, इसका यूनिट सेकंड में आ जाता है. ये आप लोगों ने याद रखना और आप लोगों को पता ही होगा. अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं. ओमेगा का हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2 पाई एफ. अब यहाँ से देखिए, अगर आप लोगों को वो फ्रीक्वेंसी दे दे, और इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, ई कैट के अंदर और एनईटी के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस वाले नहीं आने वाले हैं. अगर बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस वाले हों ना, तो वो आपको शीट्स वगैरह प्रोवाइड करें. जब से इन्होंने ये कंप्यूटर पे किया हुआ है, तो वो अवॉइड कर रहे हैं कि बहुत लेंथी कैलकुलेशंस वाले और इस तरह करके. ये एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको. अब यहाँ पे जो ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ है, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं और आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकते हैं. यू कैन इजीली फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू. और इसी तरह आप यहाँ से ये रिलेशन भी चेक कर सकते हैं कि ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू F1 अपॉन F2. तो ये आप लोग इनका ऑर्डर भी याद रख सकते हैं कि इनका ऑर्डर हमारे पास क्या बन रहा है, राइट? तो ये बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हमारे पास. अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है. अब एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए. एम्पलीट्यूड ना बेसिकली एक पूरी वेव के अंदर जो मैक्सिमम हाइट्स आ रही होती हैं, इसे हम एम्पलीट्यूड बोल रहे होते हैं. दैट इज रिटन इन टर्म ऑफ एक्स नॉट. और अब यहाँ से हमारे पास एक एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वन वाइब्रेशन आता है, वो हमारे पास कितना आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इधर लिख के दे देता हूँ. और काफ़ी चांसेस है आपका ये ई कैट में रिपीट हो जाए. अच्छा, जिनके ऊपर मैं कह रहा होता हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग याद भी रखा करें. काफ़ी चांसेस हैं वो रिपीट हो सकते हैं. अब एमसीक्यूज ये है हमारे पास, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट for one vibration. So keep remember, magnitude for one vibration of displacement should must be zero. तो ये कितनी होगी, जीरो होगी. ये आप लोगों ने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, बल्कि मैं आपसे वो दूसरा भी डिस्कस कर लेता हूँ. कि जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस बना के दे देता हूँ कुछ ग्राफ के, लाइक ग्राफिकल वे में ज़रा कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा जी, आपने मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कौन सा ठीक होगा. यहाँ पे मैं ग्राफ पहले बना देता हूँ. फॉर एग्जांपल
यहाँ पे ये अल्फा ऑप्शन आ गया, देन हमारे पास ये बीटा ऑप्शन आ गया, ये हमारे पास चेरी ऑप्शन आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब बताएं व्हाट इज करेक्ट रिलेशन व्हिच इज डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बताएं इनमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा ग्राफ सही बता रहा है रिलेशन। ठीक है, तो इनमें से बताएं आपके ख्याल में कौन सा होगा। आप लोगों के एक दफा चैप्टर वाइज सारा सिलेबस कवर हो चुका हो, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट रिलेशन होता है, आप लोगों ने याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन इधर ले लें और डिस्प्लेसमेंट इधर आ जाए। ठीक है, तो वेरी गुड, यहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास सिंपल पेंडुलम के बारे में आ जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सिंपल पेंडुलम ही है। व्हाट अबाउट सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको पता है, एक मेटेलिक बॉब है जिसको हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ ऐसे हैंग किया होता है, और इसकी हमारे पास जो वेट होती है वो ज़्यादा है, और ये फ्रिक्शन लेस होती है, राइट। ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर इसी पेंडुलम को इसी जो मेटेलिक बॉब है इसको मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, अब इससे होगा क्या। अब इसकी टेंशन यहाँ पे इधर प्रोड्यूस होगी, टेंशन हमेशा अलोंग स्ट्रिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइक इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो टेंशन की फोर्स होने वाली है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी अलोंग स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अलोंग होती है। अब इसका वेट देखें, अब वेट के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक तो वेट का अलोंग स्ट्रिंग अलोंग टेंशन आ जाता है, जिससे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास वेट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, विच विल बी एम जी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए वी हैव टू अप्लाई एम जी कॉस थीटा। And the second component will be normal to that component, which will be vertical component to the tension as well as to that horizontal component. That should be vertical component of weight, and that will be mg sine of theta, but that should be in negative sign। why? अब ये नेगेटिव साइन में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये देखें दैट इज द सेम weight component which will act as restoring force in simple pendulum. So he may ask in NET or ECAT question paper like what is restoring force that will act in simple pendulum. That is very important, I repeat. He may ask like this one, which of the following component will behave as restoring force. So which of the following is restoring force that is responsible for the motion of simple pendulum backward to its mean position? So restoring force, that will be minus mg sine of थीटा। ये वो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको बैकवर्ड मीन पोजीशन पे ले आने के लिए। यहाँ पे तो आपने फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये मीन पोजीशन की तरफ कैसे आएगा, ड्यू टू दैट रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये लेके आएगा ना, ठीक है, वेट का वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन को कैंसिल आउट कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ठीक है, देन ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट सीज इट्स मोशन, इट विल continuously vibrate continuously to and fro about a fixed position. So that is why pendulum is best example for SHM। खैर, यहाँ पे अब हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन, ये हमारे पास की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता जाता हूँ, पेपर में डायरेक्ट पूछे गए, एंड नोट माय वर्ड्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एनईटी के लिए भी और ई कैट के लिए। सेम ये वाले क्वेश्चंस आपके रिपीट होने को मिलेंगे आपको। तो वेट का हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। अच्छा जी, अब इसके बाद हमसे पूछ सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू क्या बनेगा। अब देखें ना, यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको हम वेट लिख लेते हैं, और ये हमारे पास माइनस एम जी ऑफ साइन ऑफ थीटा आ रहा है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी, दैट शुड बी इन टर्म ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल एम ए, विच वी कैन राइट लाइक एम ए विल बी इक्वल माइनस एम जी ऑफ साइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये मैथ से कैंसिल हो जाएगा, ए हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट
माइनस जी ऑफ थीटा, और थीटा आप लोगों ने पढ़ रखा है दैट इज एल अपॉन आर। तो यहाँ पे ये एक्स ओवर एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा जो एक्सेलरेशन है दैट शुड बी माइनस जी इंटू एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे आप लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा हमारे पास कितना निकल आएगा दैट विल बी जी अपॉन एल। तो ये हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है रिलेशन, इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई इंटू जी अपॉन एल, और हमारे पास टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई इंटू एल अपॉन जी। अच्छा, ये सारी डेरिवेशन याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे येलो मार्कर के साथ इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये वाला रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, दूसरा ये रिलेशन याद रखना है, थर्ड नंबर पे ये वाला रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, और फोर्थ पे ये वाला रिलेशन याद रखना है, राइट। ये चार के चार रिलेशन आप लोगों ने एज इट इज याद रखने हैं सिंपल पेंडुलम के लिए। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है लास्ट पे फेज एंगल, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट अबाउट फेज? Phase, you know all about it. That is basically theta. It will describe basically a direction of motion. Phase gives direction of motion. ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताता है। देयर आर फोर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस फॉर फेज एंगल। इफ एंगल लाइज इन बिटवीन 0 to 90 degrees, it means a motion will be away from mean position. Object will be away from mean position. Then if angle lies in between 90 to 180 degrees, then object will move toward mean position, right? बहुत important key points हैं, डायरेक्ट आप लोगों ने याद रखना है। If angle lies 180 and 270 degrees, then it will divert from mean position। ये डाइवर्ट हो जाता है मीन पोजीशन की तरफ। और अगर हमारा एंगल आ जाए 270 टू 360 डिग्रीज, तो ये भी हमारे पास आ जाता है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और यहाँ पे बेसिकली इसको आप सिंपल लिख लें कि ये भी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन को बताता है, ठीक है। ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये चारों केसेस आप लोगों ने इसके याद रख लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो ई कैट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं। अब वो एमसीक्यूज क्या हैं? दोज आर you have studied about x is equal x naught sine of theta, right? And you have also discussed about x is equal x naught cos of theta। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, इन दोनों को इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा को 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी फिर लिख लेते हैं, एक्स नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन टी इंटू टाइम, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, एंड वी कैन राइट x इज इक्वल एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई एफ इंटू टी, or we can write x is equal x naught cos of frequency is reciprocal of time period. We can write 2 pi upon time period into time which is given time, right? So these are similar type of relations, but basics are equation number 1 and equation number 2, right? अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये दोनों रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोगों ने डिफरेंस अब याद रखना है। वेन एवर आवर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम, we will use this type of relation, right? When motion is from mean position, अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से मूव करेगा तो ये हमारे पास रिलेशन यूज किया जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन से होगा, मोशन इज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क टू यू पीपल लाइक दिस वन, if that one is pendulum and we move from that highest point toward mean position, so what will be the time period for that oscillation? इसके लिए oscillation के लिए time period क्या होगा? We can easily find that time period by formula x is equal x naught sine of omega t, or x is equal x naught cos of omega t, or both we can apply, or none of these. So which of the following will be correct relation? That should be
बीटा ऑप्शन x इज इक्वल x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ से जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे तो आप सारी कैलकुलेशंस को इस रिलेशन की मदद से निकाल सकते हैं। जब हमारा जो मोशन है पेंडुलम का वो एक्सट्रीम से आ रहा है, फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, देन टूवर्ड एक्सट्रीम सेकंड एक्सट्रीम, देन टूवर्ड मीन, और देन अगेन फर्स्ट वाले एक्सट्रीम की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो एमसीक्यू लिख के दे रहा हूँ ये आप लोगों के ई कैट में भी आएगा। आप लोगों ने आके फिर बताना जब आप ई कैट दे के आएंगे ना, वो ये हमारे पास एमसीक्यूज है। अच्छा, ये कोई मुझे पता नहीं है कौन सा आएगा नहीं आएगा, ना मैंने पेपर बनाया हुआ है। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी हम आपसे कहते हैं ना कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा या आने के चांसेस हैं, तो इट डजेंट मीन के बिल्कुल हम इसके बारे में 100% श्योर होते हैं। जस्ट ये है कि ये इसकी रेपिटेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, रिपीट हुआ मैनी टाइम्स। अब आप मुझे ये बताएं कि इफ यू डिस्कस अबाउट सेकंड पेंडुलम, इट्स टाइम पीरियड विल बी 2 सेकंड, ठीक है। अगर हम सेकंड पेंडुलम की बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। इफ यू डिस्कस अबाउट इट्स फ्रीक्वेंसी, दैट शुड बी 1/2 एंड दैट वन इज 0.5 हर्ट्ज, राइट। व्हाट अबाउट लेंथ, अब पेपर में पूछ लेते हैं लेंथ कितनी होगी सेकंड पेंडुलम की। ये तो बहुत इजी है, दैट इज क्वाइट इजी। व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर सेकंड पेंडुलम, दैट इज 2 सेकंड। व्हाट इज frequency, that should be 0.5 hertz. But what should be length? We can easily find by t is equal to pi into L upon g. We have to find length. That will become what? That will be, by taking square, it will become like gt square upon 4 pi square. Yes, that will be length. अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को आप बस पुट कर दें। जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा कुछ ये 0.992 मीटर, राइट। ये हमारे पास सेकंड पेंडुलम की लेंथ है। इफ वी एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर दैट विल बिकम 99.2 सेंटीमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर, राइट। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के करीब करीब आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी चांसेस हैं कि आपका ये रिपीट हो सकता है एमसीक्यूज, ठीक है। आप लोगों ने इसको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वो ये एमसीक्यूज है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हेन वी शिफ्ट ऑन मून सरफेस, फ्यूचर में लोग जा रहे हैं चांद वगैरह पे और इस तरह करके अगर हम चांद पे पहुंच जाते हैं तो बताएं टाइम पीरियड कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास से जो टाइम पीरियड का रिलेशन है उस वो क्या है, दैट इज टी इज इक्वल टू पाई एल अपॉन जी। ये हमारे पास टी इज इक्वल टू पाई एल अपॉन जी है। अब हमारे पास 2 पाई विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट ऑन मून सरफेस पे लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। बट व्हाट अबाउट जी, दैट शुड मस्ट बी इन डिफरेंट वेरिएशन। लाइक अगर हम कराची में मैयर करते हैं, देन हम लाहौर में मैयर करते हैं, देन हम इस्लामाबाद में मैयर करते हैं, देन हम आगे फर्दर मूव करते हैं K2 वाली साइड पर, तो देखें ना एल्टीट्यूड्स इंक्रीज हो रहा। कराची ज़्यादा लो लेवल पे है, देन लाहौर है, उसके बाद इस्लामाबाद है, देन K2 आ जाता है। तो ये ना एल्टीट्यूड्स इनका बढ़ रहा है। तो इससे हमारा टाइम पीरियड डिफरेंट होने वाला है। टाइम स्लॉट्स का आपको पता है डिफरेंस आ रहा होता है, लाहौर टाइम में, इस्लामाबाद में, कराची में और इस तरह करके। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन इन जी। कीप रिमेंबर दैट टाइम स्लॉट्स difference is due to variation of g. By changing altitudes, by changing heights, by changing areas, we have in different values of g. But area doesn't matter, altitudes matter. Like by moving from Karachi to K2, we are going to increase the height, we are going to increase altitude. It means we are going to change the value of gravity. So what about on moon surface? That should be going in order to pi l upon g/6, क्योंकि ये 6 टाइम इससे लेस हो जाएगी। और ये जब ऊपर हमारे पास जाएगा तो ये हमारे पास एज इट इज टाइम पीरियड बनने वाला है। सो हमारे पास ये बन जाएगा √6, ये इधर निकल आया और आगे तो हमारा पूरा टाइम पीरियड वही है। तो हमारे पास ये जो नया टाइम पीरियड बना ये √6 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा पहले वाले टाइम पीरियड की निस्बत। तो आपने ये याद रखना है कि उन मून सरफेस, कितने स्टूडेंट्स को ये क्लियर हुआ है कि मून सरफेस पे हमारा जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इंक्रीज 6 स्क्वायर रूट टाइम्स, ये स्क्वायर रूट 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, सबको क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं चैप्टर नंबर 7 को लेके। और आप लोगों ने एंड पे ना अपने क्वेश्चंस को सेव रखना है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एंड पे आपके सारे आंसर कर दूंगा, ठीक है। 6 इसलिए होना, 6 नहीं हुआ, ये 6 स्क्वायर रूट हुआ है ना, तो ये ऊपर चला गया फिर। नहीं, अभी हम मार्स पे नहीं जाने वाले, मार्स पे नहीं हम जाएंगे, ठीक है। तो हम बस चांद तक ही रहेंगे इधर ही।
इसको आप लोग याद रखें। अच्छा जी, इसके बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज अबाउट वेव्स। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 8 अबाउट वेव्स। अब वेव क्या है, व्हाट इज वेव? Wave and its types. Keep remember, wave is basically disturbance we have studied that will transfer amount of energy from one point to other, right? Transfer energy from one point to second point. That is basically wave, right? If we are going to discuss types, we can easily explain types on behalf of their nature. So on the basis of nature, we having three types of waves. What are these? First one is mechanical wave. You have studied about mechanical waves, those waves which require any medium for their propagation. Like if we discuss about water wave, sound wave, sound wave, water wave, or waves in rope, waves in rope. These require a specific medium for their propagation. Like water waves definitely require a water medium for their propagation, and sound waves, no doubt, they also required a proper medium for their propagation, and waves in rope required rope for their propagation. But what about second type? That one is electromagnetic wave, EMW. That one is electromagnetic wave, those waves which do not require any medium for their propagation. That is called electromagnetic waves. For example, ultraviolet rays. You can easily justify like sun rays, sun waves, like ultraviolet waves, like cosmic rays, infrared rays. These rays do not require at all any medium, any type of medium. These rays propagate with the help of electric field and magnetic field, but where this electric field and magnetic field come from? This comes from accelerated charges, because sun is made up of plasma having neutral ions, charges, particles. They will accelerate uh, they will accelerate some charges, they will accelerate some ions in the result of electric field and magnetic field, and this will result in the propagation of wave that will called electromagnetic wave. थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं दोज वेव्स आर मैटर वेव्स। तीसरी हमारे पास है मैटर वेव्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मैटर वेव्स के बारे में आपने याद रखना है कि हर एक ह्यूमन बॉडी में से भी वेव्स निकलती हैं, तो इसके लिए आपने याद रखना है ये रिलेशन एच अपॉन एम वी, कि जिसका जितना मोमेंटम होगा ना, जिसकी जितनी पार्टिकल नेचर होगी उसकी वेव नेचर कम हो जाएगी। जिसकी वेव नेचर ज्यादा है, विच हैविंग वेव नेचर मोर प्रोमिनेंट विल लेस प्रोमिनेंट इन particle nature. Having particle nature more prominent, wave nature less prominent. For example, if we compare about human beings and with electrons, human beings having more particle nature, less wave nature. Electrons having more prominent in wave nature and less prominent in particle nature, because it consists of 9.31 into 10 raised minus 31 kg weight, or you can say 0.00055 AMU. Like humans having approximately 65 kg, that is too much bigger than mass of electrons. And so that is why there is a difference in matter waves. तो ये डिफरेंट वेरिएशन में हमारे पास हो सकती है, इसको आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है। अब मैकेनिकल वेव्स फर्दर दो तरह की हो सकती हैं, प्रोग्रेसिव हो सकती हैं, ये हमारे पास फर्दर आगे ट्रांसफर वेव्स हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे बल्कि डिफरेंस है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ट्रांसफर वेव्स के अंदर और लॉन्गिट्यूडनल में, ट्रांसफर में क्या होगा, जो पार्टिकल की मोशन होगी वो उसके मीडियम के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगी, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि पार्टिकल की मोशन और जो मीडियम के मोशन है वो हमारे पास से अलोंग होगी। यानी यहाँ पे 90 डिग्रीज बनेगा पार्टिकल और मीडियम के दरमियान में, और यहाँ पे पार्टिकल्स की मोशन और मीडियम के दरमियान में 0 डिग्रीज बनेगा। सो दैट इज वेरी इजी, ठीक है, इसको आपने इसी पैटर्न पे याद रखना है। डेफिनेशन नहीं याद करने बैठ जाना आप लोगों ने, ये जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी तरह आप लोगों ने इनको याद रखना है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉपलर्स इफेक्ट है, और उसमें से कंफर्म एमसीक्यूज आएगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है।
तो उसको भी हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास ये हम निकालते हैं एयर के अंदर, इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड ना बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो विच इज डेंसिटी। ठीक है, अब ई इसमें क्या है, ई इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड रो इज व्हाट, दैट इज बेसिकली डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है, और जो मॉडुलस हम लेते हैं, ये हम लेते कौन सा है, दैट इज बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब इसको एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने। अब न्यूटन ने जो स्पीड निकाली थी ना, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसने एक्सप्लेन किया था इस कंप्लीट प्रोसेस को आइसोथर्मली। इसने आइसोथर्मली एक्सप्लेन किया था कंप्लीट प्रोसेस को। इसने कहा था व्हेन साउंड विल ट्रेवल इनटू एयर टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। For example, these are waves of sound, or you can say molecules of sound, which are going to propagate in air. Then temperature of that complete process will remain constant. So that is why it is called isothermally uh, isothermal process. Isotherm means same temperature, but actually it is not the correct value for speed of sound. That one is 280 meter per second. That was corrected by Laplace. लैपलेस ने इसको करेक्ट किया था, और इसने वैल्यू जो निकाली थी दैट इज 280 मीटर पर सेकेंड। इसने 280 मीटर पर सेकेंड निकाली थी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एंड ही एक्सप्लेन एडियाबैटिक कंडीशंस। इसने एडियाबैटिक कंडीशंस को एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अभी जो मैं आपको ये कंप्लीट चीज़ें रिवाइज करवा करवा रहा हूँ ना, कई स्टूडेंट्स के माइंड में कोई डाउट ना आ जाए। मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग 100% कंसंट्रेशन के साथ इसको सुने। आप लोगों का पहले का सारा पढ़ा हुआ एक तरफ है, और ये एंड वाली रिवीजन की क्लास ये सारी एक तरफ है। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इंशाल्लाह। मतलब मैं आपको डायरेक्ट वो रेलेवेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पे आपने प्राइम फोकस करना है। ठीक है, बाद में बाकी चीज़ों को पढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा टाइम उनको और ज़्यादा पढ़े। अच्छा जी, तो आपने याद रखना है, यहाँ पे एडियाबैटिक कंडीशंस को डिस्कस किया था। और एडियाबैटिक का मतलब है टेम्परेचर इज गोइंग टू बी चेंज, लेकिन हीट इसमें ओवरऑल सेम रहती है। एडियाबैटिक वो होता है जिसमें क्यू कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट है, नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा जी, इसने फिर वो यूज किया था ई ए, आगे हमारे पास वो रो पी आ जाता है, फिर रो जो होता है वो सी पी अपॉन सी वी होता है। तो यहाँ पे इसने निकाली थी जो स्पीड कि हमारे पास वैल्यू निकाली थी, वो इसने निकाली थी हमारे पास 16% एरर के साथ, कि न्यूटन की जो स्पीड थी ना उसमें एरर है, दैट इज 16%। ठीक है, करेक्ट हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 280 मीटर पर सेकंड होती है। आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है इसको, राइट। हमारे पास जो अब वैल्यूज हैं वो देख, ये हमारे पास यहाँ पे ना एक मिस्टेकनली वैल्यूज जो है ना, मैंने वो इंटरचेंज की हुई है, वो देखें। हमारे पास जो वैल्यू होगी ना इसके लिए, न्यूटन के लिए वो 280 होगी, और जो लैपलेस के लिए थी वो 333 होगी। ये मैं करेक्ट आपको करवा देता हूँ। न्यूटन ने कैलकुलेट की थी दैट वाज 280 मीटर पर सेकंड, और लैपलेस ने की थी 333 मीटर पर सेकंड। और एरर कितना आया था यहाँ पे, दैट एरर वाज 16%, राइट। अच्छा, ये करेक्शन मैंने आपको करवा दी, इसको आपने याद रखना। ठीक है, वैल्यूज़ हैं, कोई इसमें कॉन्सेप्ट आपका मिसप्लेस नहीं हुआ है, जस्ट वैल्यूज़ हुई हैं। ठीक है, न्यूटन ने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट वाज 280 मीटर पर सेकंड, और जो लैपलेस ने किया था वो 333 था। तो इसमें एरर कितना आया था, दैट वाज 16%। खैर, आगे अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वैक्यूम के अंदर कितनी होती है। तो वैक्यूम के अंदर आपने याद रखना है 0 डिग्री C के ऊपर। ये आप बताएं, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट 0 डिग्री C कितनी होगी, बताएं जी। ऑप्शंस हैं 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है आपके पास 0, ऑप्शन सी है आपके पास 330 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 232 मीटर पर सेकेंड। शाबाश, बताएं आप लोग के वैल्यूज कितनी होंगी।
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। सो दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर तो स्पीड ऑफ साउंड होती नहीं है, वैक्यूम के अंदर तो आप सुन ही नहीं सकते हैं, इसलिए तो स्पेशल टाइप ऑफ सूट केसेस लेके जाते हैं, और उनके पास रडार्स होते हैं जिसकी मदद से वो बोलते हैं और एक दूसरे को सुनाई देता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज अबाउट सपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सुपरपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन ऑफ waves. What do we mean when we say superposition? Superposition means two waves are going to superimpose to each other. Like for example, ये हमारे पास हो सकता है दो waves आपस में मिलें, तो y1 प्लस y2 भी हो सकता है, दो वेव आपस में इस तरह भी मिल सकते हैं, इनका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये दोनों आपस में एड अप होंगे, दैट इज कॉल्ड इन फेज, दैट इज कंडीशन फॉर इन फेज, that is condition for out phase. But what about types of superposition? That should be interference. Like in interference, there will be superposition of two waves. In beats, similar case is going to be happen, like two waves must superimpose to each other. And the third one should be stationary waves. Stationary waves, अच्छा, अब इसका एक ये कहते हैं stationary waves is also known as standing wave. And most important about standing waves is what? We have studied waves are what? Wave carries energy from one point to other. But what is that special type of wave which does not carry any type of energy? That is standing wave, or you can say stationary wave. Keep remember, this stationary wave, or you can say standing wave, does not carry energy from one point to other, right? That is wave. Still it is wave, we accept it is a wave, but it does not carry any type of energy from one point to other. That is exceptions, exceptional case. Exceptions are always there, और exceptions के अंदर से questions आते हैं, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है, अब वेव हमारे पास है जो एनर्जी कैरी करती है, और ये एनर्जी को नहीं जनाब कैरी करती है। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, पहले इंटरफेरेंस को कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, इंटरफेरेंस वाला टॉपिक आपका फर्दर भी क्लियर होने वाला है लाइट वाले चैप्टर में भी। अब इंटरफेरेंस हमारे पास क्या है? इंटरफेरेंस है कि जब हमारे पास दो वेव हैं, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, स्पीड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और वो एक मीडियम में एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो वो ऐसे आपस में मर्ज करती हैं कि दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। यानी हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, दोनों वेव्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों वेव आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम स्पीड होनी चाहिए, ये कुछ कंडीशंस हैं, बस वो देख लें। सेम स्पीड होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और इनकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो तब हमारे पास जो फिनोमिना होगा, दैट इज गोइंग टू बी इंटरफेरेंस, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव, इसको हम लाइट वाले चैप्टर में मजीद क्लियर करके पढ़ेंगे, पाथ डिफरेंसेस वगैरह और वो सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है, दैट इज अबाउट बीट। अब बीट क्या होता है, आपने याद रखना है, ये हमारे पास बीट होता है, एक पीरियोडिक अल्ट्रेशन आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के दरमियान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अबाउट बीट्स, कि बीट्स हम किसे कहते हैं, दैट इज बेसिकली पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स रेपिटेशन ऑफ एनीथिंग, पीरियोडिक अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मीन्स चेंजिंग, अल्ट्रेशन बिटवीन मैक्सिमम, एक मैक्सिमम लाउडनेस होने वाला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के अंदर जो डिफरेंस आएगा, और उसमें जो पीरियोडिसिटी आएगी, जो रेपिटेशन आएगी, दैट इज बीट्स, वो बीट्स को प्रोड्यूस करता है। इस तरह बीट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बीट्स को डिटेक्ट करने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 10 हर्ट्ज और लेस देन 10 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी का अगर डिफरेंस होगा, यानी F1 माइनस F2, ये हमारे पास कितना होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। तब जाके आप बीट्स को आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे आता है बीट्स का, आप लोगों ने याद रखना है, ये बीट्स का यूज हम करते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। बाज दफ़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अननोन फ्रीक्वेंसीज ऐड हुई होती हैं, उनका नहीं पता चलता है, तो उनको पता लगाने के लिए बेसिकली हम बीट्स का यूज कर रहे होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी,
अब इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? लाइक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा डॉपलर इफेक्ट को। अब मैं बता देता हूँ कि ये डॉपलर इफेक्ट है क्या। पहले आप ये देख लें, डॉपलर इफेक्ट को आपने ऑब्जर्व लाजमी तौर पे किया होगा। आप फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ रोड पे खड़े हुए हैं ऐसे, और यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी गुजर रही है, हॉर्न बजाते हुए गुजर रही है, जब आपके करीब आएगी, करीब से गुजरती है, आपको उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई देती है साउंड की। जैसे जैसे दूर जाती जाती है, कॉन्टीन्यूसली अगर वो हॉर्न जो है वो उसको उसने ऑन किया हुआ है, और जैसे जैसे दूर चलती जाएगी तो आपको उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज नजर आएगा। सो दैट अपेरेंटली चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज नॉट एक्चुअल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज जस्ट अपेरेंट चेंज। That apparent change in frequency is known as Doppler effect. That is named on John Doppler, जो कि ऑस्ट्रेलिया का फिजिस्ट था। जॉन डॉपलर, इसने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था, जॉन डॉपलर ने, इन अबाउट 1845 के अंदर उसने इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। उसने कहा था कि अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, उसने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। उसने तो बल्कि ये फिनोमिना ही दिया था, बाद में आके ये सारी डिस्कवरी हुई है। अब ये पेरेंट चेंज क्या है? फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सारे केसेस डिस्कस करवा देता हूँ, उसके 6 के 6 केसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जर्वर है जिसको ओ लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है। अब सोर्स हम बना लेते हैं लाइक, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है। अच्छा जी, अब यहाँ से वेव्स निकल रही हैं साउंड की, ठीक है। अब देखें, अगर ये वाला ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव करेगा तो तब भी उसको अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होगा, यानी जो एफ प्राइम होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये केस नंबर 1 में, अगर ये अब इससे दूर जाएगा, अवे जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट। और अब देखें तीसरा केस देखें, अगर ये सोर्स उसकी तरफ मूव करेगा फिर भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और अगर अब ये जो हमारा सोर्स है ये दूर जाएगा ऑब्जर्वर से, तो अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये 4 केसेस हमने देख लिए। अब पांचवा केस देखें, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएं, ये भी इधर है, ये भी इधर है, तो अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल इंक्रीमेंट आएगा। दोनों एक दूसरे से दूर जाएं तो फिर डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये सारे केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक सिंगल रिलेशन के अंदर। पहले आप लोग बड़े मतलब रिलेशंस आप लोगों ने याद रखे हुए हैं, तो मैं आपको ना ये एक रिलेशन के अंदर बता देता हूँ। ये हमारे पास है क्या, सारी डिस्कशन है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को लेके। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यह है v प्लस माइनस यू ओ, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, अपॉन v माइनस प्लस, बात एक ही है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, यू एस इन टू एफ। ठीक है, इसको जरा ऐसे कर लेते हैं, इन टू एफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे सारे केसेस, अब देखें ना, यहाँ पे इस पे आपने फोकस करना है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है प्लस, ये है v प्लस यू ओ अपॉन v इंटू एफ, ये फर्स्ट केस है। v माइनस यू ओ अपॉन v, ये सेकंड केस है। देन v अपॉन v माइनस, अब देखना पहले प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ठीक है। तो ये सारे केसेस अभी आपको डिस्कस करवाता हूँ, बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या होगा, एफ प्राइम v प्लस यू ओ अपॉन v इंटू एफ, ठीक है। सेकेंड केस क्या बनेगा, केस नंबर 2, वो होगा एफ प्राइम इज इक्वल वी माइनस यू ओ अपॉन वी इंटू एफ। इसके बाद हमारे पास केस नंबर 4 क्या बनेगा, केस नंबर 4 सॉरी थर्ड हमारे पास क्या बनेगा, इसके बाद केस नंबर 3 आएगा, और वो होगा एफ प्राइम, अब देखिए माइनस आएगा ना, तो v अपॉन v माइनस यू एस। और केस नंबर 4 हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी एफ प्राइम v अपॉन v प्लस यू एस इंटू एफ। अच्छा, इसमें भी इंटू एफ आएगा, और यहाँ पे इंटू एफ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास वो केस है कि जब व्हेन ऑब्जर्वर विल मूव टुवर्ड सोर्स, ठीक है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर, जब ऑब्जर्वर है सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो तब हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें,
अब ये पूरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखें, ये वो केस है जब हमारे पास, ये पहला केस कौन सा है, व्हेन ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स, यानी मैं इसको ओ टूवर्ड एस लिख लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है, ओ टूवर्ड एस। और ये क्या है, जब हमारा जो ओ है वो अवे जाएगा, यानी ओ बैकवर्ड एरो, इस तरह लिख लेते हैं, ये अवे फ्रॉम एस होगा, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर कम हो गया, जब ये फैक्टर कम हुआ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल भी आप सोचे ना, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है केस नंबर 1 में, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जब हमारा ऑब्जर्वर सोर्स से दूर, यानी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब केस थर्ड देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोर्स खुद जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है, ये वो है। तो इसमें देखें फिर, अब खुद देखें, अगर हमारा जो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, अब जब हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, तो देख लें बढ़ेगी। ये नीचे वाला फैक्टर कम हो रहा है, जितना कम होगा उतना ये ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। और इसी तरह आप देखें, अगर ये वाला सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, अब जब ये दूर गया तो ये केस नंबर 4 है, यानी ये क्या है, सोर्स टू वर्ड ऑब्जर्वर। और ये केस क्या है, सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, इसमें अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो ये पूरा फैक्टर ज्यादा होगा, जब ये फैक्टर ज्यादा होगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट। अब केस नंबर 5 और 6 को डिस्कस कर लेते हैं। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये भी तो हो सकती है, ऊपर v प्लस, यानी केस नंबर 1 और थर्ड को मैच कर दें, 1 और थर्ड को मैच कर दें और सेकंड और फोर्थ को कर दें, तो ये 5 6 बन जाता है। v प्लस यू ओ ओवर हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू ओ, ये पांचवा केस आ गया। और छठा आ जाएगा f प्राइम, ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे केस नंबर सेकंड क्या है, v माइनस यू ओ अपॉन v प्लस यू एस, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी इंतहाई ज्यादा हो जाएगी, इसमें इंतहाई कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सट्रीम मैक्सिमम, एक्सट्रीम मिनिमम। आई होप कि यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे पेपर में एमसीक्यूज 2 3 आते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, सही है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को इसके एमसीक्यूज कुछ डिस्कस करवाता हूँ, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और शायद यही वाले एमसीक्यूज रिपीट हो जाएं। अब वो एमसीक्यूज क्या हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके ई कैट के लिए भी और एनईटी के लिए भी। अच्छा जी, एमसीक्यूज ये हैं कि एक तो आप लोगों ने याद रखना, विब ग्योर आप लोगों ने याद रखे हुए, विब ग्योर याद रख लें, या इसको आप ROY, यानी रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट, ऐसे याद रख लें। तो इसमें आपको पता है, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और एनर्जी भी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी भी कम होती है, बट लैम्डा इंक्रीज होती है। अब पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन एनी प्लेनेट कम्स नियर टू अर्थ, तो वो किस शिफ्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखें, एक सोर्स होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, यानी दो प्लैनेट्स हैं, एक ये प्लैनेट है और दूसरा ये वाला प्लैनेट है, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, जब करीब आए तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अब देखें आप लोग, हमारे पास शिफ्ट कौन सी होगी, रेड शिफ्ट होगी या ब्लू होगी। तो देखें सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, डेफिनेटली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। if apparent frequency is increased, like we have discussed about v is equal f lambda, if frequency is greater, velocity will be greater, or we can say frequency is greater, energy will be greater and wavelength will be decreased, और wavelength कम हो जाएगी। तो when any planet, so we can say when any planet comes near to earth, it will move toward which shift, रेड शिफ्ट हो जाएगी या ब्लू शिफ्ट हो जाएगी। तो देखें जब इसके करीब आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ कम किसकी होती है, दैट इज फॉर ब्लू लाइट, जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो हम बोलेंगे कि, यहाँ पे मैं बल्कि आपको लिख देता हूँ, आप लोग भूल जाएंगे, व्हेन एनी प्लेनेट कम्स नियर टू अर्थ, इट शिफ्ट
इट शिफ्ट्स टुवर्ड ब्लू, ठीक है, ये ब्लू शिफ्ट शो करेगा। और अगर इसी तरह व्हेन एनी प्लैनेट्स मूव अवे फ्रॉम अर्थ, अवे जाएगा तो फिर फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, और वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, रेड लाइट की, तो रेड शिफ्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। इसके बाद अब यहाँ पे ये वाला भी आप लोग याद रख सकते हैं, और इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं, ये तो एक पैटर्न आ गया। दूसरा ये एमसीक्यूज है कि ये सारा डॉपलर इफेक्ट ये किसके लिए होता है, डॉपलर इफेक्ट इज फॉर साउंड। बहुत इजी आप लोग जज कर जाएंगे, या ये साउंड के लिए है, या ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है, या ये हमारे पास लाइट के लिए है, या ये हमारे पास ऑल ऑफ दिस के लिए, किसके लिए होगा। नहीं, काफी स्टूडेंट इसका गलत बता रहे हैं ना, अब इसका हमारे पास क्या बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक भी बता रहे हैं, इसका ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए भी होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी होता है, ये लाइट के लिए भी होता है। सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी, सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। इसमें एक और है, वो टॉपिक आ जाता है, रिवर्बरेशन आ जाता है, और इको का आ जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, और उसके बाद 10 11 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक है टॉपिक, इको एंड रिवर्बरेशन। रिवर्ब के वर्ड तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे, रिवर्बरेशन और इको। इको बेसिकली कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ओरिजिनल साउंड की रिफ्लेक्शन, दैट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। ठीक है, ओरिजिनल साउंड किसके अंदर, विद इन 0.1 सेकेंड। जब हमें विद इन 0.1 सेकेंड हमारी ही ओरिजिनल वॉइस दोबारा सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड इको। इसे इको का फिनोमिना कहते हैं। और ये रिफ्लेक्शन होगी किससे, वॉल से हो सकती है, बिल्डिंग से हो सकती है, इस तरह की चीज़ों से हो सकती है। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना बनने वाला है, दैट शुड बी 17 मीटर, यानी 17 मीटर तक का डिस्टेंस है, और उससे साउंड रिफ्लेक्ट होके अगर हमें 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर सुनाई दे दी जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये इको, और ये रिफ्लेक्शन विल बी इको। और अगर हमारे पास ये डिस्टेंस लेस देन 17 मीटर हो जाए, यानी 17 मीटर से डिस्टेंस कम हो जाए, और फिर हम डिस्टिंग्विश ना कर सकें, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स। इनको अगर हम डिफ्रेंशिएट फिर ना कर सकें, ठीक है, तो देन ये हमारे पास बन जाता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, राइट। यानी कि हमारे पास इको क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड है विद इन 1 सेकेंड। और अगर हमारे पास 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस है, तो हमारे पास दो वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, दो हमारे पास वो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, और उनमें अगर हम डिफरेंस ना कर सके तो ये रिवर्बरेशन आ जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमें जो साउंड इम्प्रेशन होता है उसमें एक जनरल कन्फ्यूजन प्रोड्यूस कर देता है, जो रिवर्बरेशन होता है। और इसके अलावा अब हमारे पास ये आ जाता है कंसर्ट जो हॉल्स होते हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट रूम्स वगैरह होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, और अभी आप लोग यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे, जो आप लोगों के ऑडिटोरियम्स होंगे, नस्ट में जिना ऑडिटोरियम है, यूटी के अंदर हैं ऑडिटोरियम्स वगैरह, इस तरह करके, तो उनके अंदर ना रिवर्बरेशन वगैरह को कैंसिल आउट करने के लिए उन्होंने काफ़ी वेवी टाइप की बिल्डिंग्स बना रखी होती हैं, उनकी जो डोमेन्स होते हैं ना वो काफ़ी इस तरह करके बनाई होती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मार्केज के अंदर, ऐसे कॉन्सर्ट हॉल्स के अंदर। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, टू अवॉइड बेसिकली रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन फैक्टर को कम करने के लिए ना ये बिल्डिंग्स को इस तरह का टच दिया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ताकि इनमें इको प्रोड्यूस ना हो, रिवर्ब ना हो साउंड। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है अल्ट्रासोनिक्स का भी, उसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि हमारे पास ह्यूमन ऑडिबल साउंड्स कितनी होती हैं, इंसान किन किन आवाज़ों को सुन सकता है, विच लाइज इन बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है, ऐसी आवाज़ों को इंसान सुन सकता है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इनसे ज़्यादा चली जाए 20,000 से। ठीक है, तो ऐसी जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है या अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लेस देन आ जाए 20 हर्ट्ज, एक तो हमने 20,000 से अगर ग्रेटर चली जाए तो ये अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासाउंड्स कह सकते हैं या अल्ट्रासोनिक्स सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। और अगर इससे कम चली जाए तो इसको इंफ्रासोनिक्स बोला जाता है। दैट वन इज इंफ्रासोनिक्स या इंफ्रासाउंड्स। ठीक है, और ये इंफ्रासोनिक्स किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर बीट्स। ठीक है, ये बीट्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो अल्ट्रासोनिक होती हैं हमारे पास, ये काफ़ी एनर्जेटिक होती हैं और ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं। अल्ट्रासोनिक्स आर यूनी डायरेक्शनल, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अब आ जाता है चैप्टर नंबर 9 का। 1 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं आपको ये फिर लास्ट पे आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको फिर ये बता दूंगा। जो भी क्वेश्चन है इसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे आपने ऐसे अब क्वेश्चन नहीं पूछना कि वो वाली स्लाइड ओपन कर दें या इस तरह, वो मुश्किल हो जाएगा। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दें, इसको रिवाइज करवा दें, तो वो मैं डायरेक्ट आपको कर दूंगा। 2-3 स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं। ठीक है, आप ना एंड पे लास्ट पे। अच्छा जी, और यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अबाउट लाइट। लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब लाइट वाले चैप्टर में हमारे दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पोलराइजेशन है, इसमें YDSC वाला है, इंटरफेरेंस है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। लाइट आपको पता फोटोन से मिलकर बनी है, क्वांटा से। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ना, पोलराइज इंटरफेरेंस को कर लेते हैं सबसे पहले। इंटरफेरेंस डिटेल में आपको करवा देता हूँ। इंटरफेरेंस है क्या हमारे पास? इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरह की हो सकती है, यानी जब दो वेव आपस में सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी वाली ओवरलैप करेंगे, दे दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस व्हिच मे बी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। एक तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है एंड द सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव। व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाता है, या यू कैन से कि ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड इंटेंसिटी विल एज वेल। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज होगा। और इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास बनेंगे, वो हमारे पास मैक्सिमम जो बनेगा दैट इज मैक्सिमम, ये नहीं फॉर्मेशन होगी ब्राइट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव? तो वो हमारे पास होता है डेल्टा एस, यानी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा, ये चीजें नहीं भूलनी है। ये इस चैप्टर के बारे में बाकी सारी चीजें बेशक भूल सकते हैं, मतलब एक बात करूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीजें। कुछ भी नहीं भूलना है, सारी चीजें याद रखनी है। अच्छा जी, पाथ डिफरेंस हमारे पास इतना आ जाता है, और इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट फेज डिफरेंस? डेल्टा फाइव विल बी इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास एन लैम्डा आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा फाइव इज इक्वल एन लैम्डा।
और यहाँ पे अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास n क्या हो सकता है? n में बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे n हमारे पास क्या हो सकता है? ये हमारे पास इवन में 0 2 4 अप टू सो ऑन हो सकता है, राइट? और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो इंक्रीज़ होके मिलेगा, ठीक है? वो हमारे पास इस तरह होगा। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा जी, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होंगी? उसमें हमारे पास सबसे पहले तो क्रेस्ट के ऊपर आपने याद रखना ट्रफ आ जाएगा और इसमें एम्पलीट्यूड हमारे पास कम हो जाता है और इंटेंसिटी भी कम हो जाता है। इंटेंसिटी भी कम होगा, एम्पलीट्यूड भी कम होगा और इसमें मिनिमा बनेगा, मिनिमा फॉर्मेशन होगी व्हिच इज़ फॉर डार्क रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, इसमें हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस विल बी 2m+1 2n+1 क्या है? लैम्ब्डा अपॉन 2 ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास m में भी 0 प्लस माइनस 1 अप टू सो ऑन और इसी तरह हमारे पास जो फेज़ डिफरेंस होगा वो कितना हो सकता है? व्हिच में बी n लैम्ब्डा वो हमारे पास n लैम्ब्डा हो सकता है वेयर n में बी ऑड मल्टीपल्स 1 3 5 अप टू सो ऑन राइट? और हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी y1 माइनस y2 ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखना है। इन टर्म ऑफ दैट इंटरफेरेंस वी कैन ईज़िली एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम मूव करते हैं उस टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट वन इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास है क्या? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है लाइक अगर हमारे पास एक स्क्रीन को हम ऑब्जर्व करें, इसके ऊपर पैटर्न को, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, कहीं पे डार्क मिलती हैं। तो यहाँ पे अब हम बना लेते हैं कुछ ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर हमेशा में मैक्सिमम मिलता है, ब्राइट मिलता है। तो ये सेंटर हमारे पास आ गया और उसके बाद यहाँ पे भी ब्राइट कर लेते हैं और देन यहाँ पे ब्राइट कर लेते हैं और दरमियान में डार्क आ रहा है। ठीक है? कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये इसके आप देख सकते हैं ऊपर भी 2 हैं, नीचे भी 2 हैं और ये सेंटर इसका ब्राइट आ रहा है। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक स्लिट इस तरह लगी हुई है ऐसे 2 स्लिट्स हैं। अब जब लाइट का एक सोर्स है ना वो इसमें से पास करता है, लाइट तो इस तरह पास करेगी, ठीक है? और वो यहाँ से पास आउट होके इंटरफेरेंस करेगी। जब वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना करेगी ना तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पे ब्राइट बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पे डार्क बनेगा और सेंटर हमेशा ब्राइट मिलता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये ई-कैट में आया हुआ बहुत फेवरेट एमसीक्यूज़ है ई-कैट के अंदर कि which is impossible center dark is impossible which is impossible। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सेंटर जो सेंट्रल डार्क स्पॉट है इज सेंट्रल डार्क स्पॉट इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है? बस ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, ब्राइट का और डार्क का कंपैरिजन आ जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से आ सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ब्राइट। ब्राइट के लिए क्या-क्या चीज़ें हमारे पास आ जाएँगी? यहाँ पे d sin थीटा पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, दैट शुड बी n लैम्ब्डा। ये हमारे पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है? और अगर इसी तरह यहाँ पे हम कर लेते हैं डार्क के लिए, तो डार्क के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? ये d sin थीटा विल बी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्ब्डा L बाई 2, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसमें देखें पोज़ीशन अगर लोकेट करनी है, अगर हम ब्राइट की पोज़ीशन निकालना चाहते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ब्राइट कहाँ पे बनेगा? तो उसका होगा y इक्वल m लैम्ब्डा L अपॉन D। और इसी तरह अगर हम लोगों ने डार्क की पोज़ीशन निकालनी है तो m प्लस 1 अपॉन 2 लैम्ब्डा L अपॉन D। ये हमारे पास डार्क की पोज़ीशन निकालने के लिए है।
अच्छा, अब जो डार्क होगा वो एक कम पुट किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर से पोजीशन लोकेट की जाती है, उसकी नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। ब्राइट के लिए जितना एम होगा उतना ही पुट किया जाएगा, लेकिन डार्क के लिए आपने एक एम लेस पुट करना है। अगर वो कहता है ना 5 जो है फिफ्थ डार्क बताएं किस पोजीशन पे है, तो इसके लिए अब हमारे पास एम इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट है वो ब्राइट होता है, तो फिफ्थ जो बनेगा वो हमारे पास एग्जैक्टली 4 पोजीशन पे होगा। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 को। उससे पहले मैं आपको पोलराइजेशन को डिस्कस करवा देता हूँ। पोलराइजेशन बेसिकली क्या होती है? पोलराइजेशन होती है, आपने देखा होगा ये जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है ना, ये विजिबल लाइट बेसिकली हर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जा रही होती है। ये एक्स वाई जी प्लेन के अंदर होती है। अगर हम इसको सिमिलर और सिंगल प्लेन के अंदर कर दें तो वो हमारे पास पोलराइजेशन होती है, यानी लाइट को अगर हम बाउंड कर दें सेम प्लेन के अंदर, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? दैट विल बिकम पोलराइजेशन। ये हमारे पास पोलराइजेशन बन जाता है, इनकी फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10, उसको डिस्कस करते हैं। अब चैप्टर नंबर 10 हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आ जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है लेंस का। अब लेंस हमारे पास कितनी तरह के हो सकते हैं? एक हमारे पास कन्वेक्स हो सकता है। अब कन्वेक्स लेंस को आप लोगों ने याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। और ये हमारे पास किस तरह हो सकता है? ये हमारे पास बाई कन्वेक्स भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे बाई कन्वेक्स। और ये हमारे पास कुछ इस तरह भी हो सकता है, इसे हम बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। और ये हमारे पास कुछ इस तरह भी हो सकता है, इसे हम बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स। ये सारी आपसे नाम पूछ सकते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास कनकेव, और कनकेव को कहते हैं डाइवर्जिंग। ये हमारे पास इस तरह से हो सकता है बाई कनकेव, जिस तरह बाई कन्वेक्स था, बाई कनकेव। और ये हमारे पास इस तरह भी हो सकता है, ये हमारे पास बनेगा प्लेनो कनकेव। और ये हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, इसे हम बोलेंगे कन्वेक्सो कनकेव। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों ने एज इट इज़ याद रख लेनी है। इसके बाद अब हमारे पास आ जाती हैं पावर के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कि पावर हमारे पास किसके इक्वल होती है? दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो याद रखना आप लोगों ने, पावर हमारे पास किसके इक्वल होती है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इसका यूनिट होता है डाइऑप्टर। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे रिलेशन आ जाता है पावर और फोकल लेंथ में। ये आप लोग याद रख ले, P1/P2 विल बी इक्वल टू F2/F1। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि इन्वर्सली है। अगर फोकल लेंथ की रेशो है, और इसी तरह हमारे पास फोकल लेंथ और लैम्डा की रेशो क्या बनेगी? वो सिमिलर बनती है, λ1/λ2, ठीक है। अब यहाँ से अगर वो रेशियो दे दे फोकल लेंथ की, तो आपको पावर की जो है रेशियो वो निकालनी आनी चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आ जाता है। ये वो होता है कि हर एक बंदा जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर चीज़ों को क्लियर देख सकता है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन है उसके लिए जो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर होता है, और 25 सेंटीमीटर तक चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकता है। एज ज़्यादा होती जाती है तो डी की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। जो न्यूली बोर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए 5 टू 7 सेंटीमीटर होती है, ये फॉर न्यूली बोर्न बेबीज़। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, स्पीड ऑफ लाइट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को। अब सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है? इसके बारे में आपने याद रखना है, इट इज़ जस्ट अ मैग्नीफायर
ये मैग्नीफायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज मैग्नीफायर, तो वो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसमें सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज हुआ होता है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी ऐसे याद रख लेनी है। और इसकी हमारे पास मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? इसकी मैग्नीफिकेशन होती है हमारे पास m इज इक्वल 1+d/f, राइट। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें, वो आप लोग देख लें। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है, इसकी हाई मैग्नीफिकेशन होती है, इसकी वजह से ये मशहूर है, हाई मैग्नीफिकेशन है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास 2 बाई कन्वेक्स लेंस यूज़ हुए होते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस यूज़ हुए होते हैं। और ये हमारे पास कौन-कौन से, फिर अगर 2 हैं तो हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, और दूसरा हमारे पास आई पीस होता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के क्लोज़र है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर कितना होता है? ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, और अभी भी पूछ सकते हैं। तो इसका अपर्चर कम होता है और इसकी फोकल लेंथ भी कम होती है, ठीक है? फोकल लेंथ भी कम होगी। अच्छा, जो आई पीस है ना, इसका अपर्चर भी ज़्यादा होगा, अपर्चर भी ज़्यादा होगा और इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी, राइट? अच्छा, अब यहाँ तक ये चीज़ें होंगी। अच्छा, अब इसकी वो डिस्कस कर लेते हैं ना, मैग्नीफिकेशन। इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? दैट विल बी Q अपॉन P इंटू 1 प्लस D अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बस ये रिलेशन आप लोगों ने एज़ इट इज़ याद रखना है। कुछ ये वैल्यूज़ दे के आपसे कैलकुलेट करवा भी सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि गैलीलियो ने मेजर की थी। और माइकलसन ने मेजर किया था, और गैलीलियो ने इसको काफ़ी दफ़ा अटेम्प्ट किया था। और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट निकलती कितनी है? ये 16 एफडी निकलती है, ठीक है? या आप इसको याद रख लें, 16 डी अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है? ये 2 रिलेशन आपने याद रखने हैं। और ये हमारे पास निकली थी 299792458 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ जो माइकलसन ने निकाली थी। इसको लिखा जाता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है? मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये हमारे पास इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये वैल्यूज़ वगैरह आप लोगों ने याद रख लेनी है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ऑप्टिकल फाइबर बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास हेयर साइज़ थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स ऑफ ग्लास, ठीक है? इसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ग्लास के भी अच्छा हो सकते हैं, ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। इनका प्रिंसिपल क्या होता है? पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज़ प्रिंसिपल फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स? तो इनका प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, और इसमें और क्या फिनोमेना हो रहा होता है? इसमें कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन भी हो रही होती है, कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन, ठीक है? अच्छा जी, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट एंटर होती है डेंसर टू रेयर। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ। टोटल इंटरनल का मतलब है लाइट एंटर फ्रॉम denser to rare medium। अच्छा जी, ये आप लोगों ने चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे येलो मार्कर के साथ मार्क करवा देता हूँ। वो पॉइंट, एक तो हमारे पास याद रखना है, n इज़ इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। अब इसमें n हमारे पास क्या होता है? n हमारे पास होता है रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ। ये इसके दरमियान में रेशियो होती है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है, एज़ इट इज़ पूछ सकता है। और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपीरेंट डेप्थ के, ठीक है? अपीरेंट डेप्थ ज़्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा आप देख लें आप लोग के इसका यूनिट कोई भी नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी n का नो यूनिट एज़ वेल एज़ नो डायमेंशन।
ना यूनिट है ना इनका डायमेंशन है। अच्छा जी, अब इसके बाद स्नेल्स लॉ आ जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ से कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ पे डिस्कस करता हूँ। अब हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या होता है, आप लोगों ने याद रखना है। ये स्नेल्स लॉ होता है हमारे पास है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास देख लें कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एन की, तो आप मुझे बताएं वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको एन डिफरेंट के बता देता हूँ, जैसे एन की वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट हो सकती है ना, एन वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायमंड की लिखता हूँ तो डायमंड की हमारे पास होती है 2.42। इसके अलावा हमारे पास वाटर की आ जाती है 1.33। इसके अलावा आप लोग भी याद रख सकते हैं ये सारी 1.3, और ग्लास की ये बस याद रख लें, इसके अलावा कोई भी याद ना रखें। अब पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इन सब में स्पीड किस में ज़्यादा होगी। तो भाई आप लोगों ने याद रखना है कि n जो होता है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका n ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मैंने आपसे पूछा है वेलोसिटी हाईएस्ट किसकी होगी, तो देखिए वेलोसिटी हाईएस्ट किस में होगी, जिसका n सबसे कम होगा। तो यहाँ पे अब देखें n सब में सबसे ज़्यादा कम किस में आ रहा है, तो वो तो 1.3 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जिसका जितना कम होगा हमारे पास एन, उतनी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाटर का पूछ सकता है, तो आप लोगों ने याद रखना है थीटा सी फॉर H2O, ये हमारे पास कितना होता है, दैट इज 41.8। ये हमारे पास 41.8 डिग्रीज होता है। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बता दी हुई हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछी जाती हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मैं ये कर गया हूँ मिस, इसमें टेलीस्कोप भी होता है। टेलीस्कोप बेसिकली हमारे पास दो तरह का हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप टेलीस्कोप हमारे पास रिफ्लेक्टिंग भी हो सकता है। अब रिफ्लेक्टिंग मतलब इसमें वो हम यूज़ करते हैं मिरर्स, और एक हमारे पास रिफ्रैक्टिंग हो सकता है। रिफ्रैक्टिंग मतलब लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जो मिरर वाला होता है ना, ये यूज़ किया जाता है जो मिलियन लाइट ईयर दूर है हमसे, यानी मिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं, उनको देखने के लिए। और ये किसके लिए किया जाता है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है मून को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। रिफ्रैक्टिंग किसके लिए, रिफ्लेक्टिंग किसके लिए। लेंस इसमें दो होते हैं, बल्कि वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। लेंस इसमें दो होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव और एक होगा आई पीस। ऑब्जेक्टिव में अपर्चर होगा ज़्यादा और फोकल लेंथ भी होगी ज़्यादा। इसमें अपर्चर होगा कम और फोकल लेंथ भी होगी कम। क्लियर है, ये आप लोगों ने याद रखना। सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, विच इज अबाउट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 को अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि थर्मोडी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर 11 which is about thermodynamics, in which we discuss about heat changes, heat flow and their relationships. अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो कहता है इफ वी प्रोवाइड हीट टू एनी सिस्टम इट विल डू वर्क डन एंड विल चेंज इंटरनल एनर्जी। That is basically called as first law of thermodynamics. For example, how much we have provided heat, that much work is done by the system. Work done by the system is taken as positive and it will change its internal energy. What about W? W is work done. What about U? That one is internal energy. What is internal energy? For example, if we are discussing about a system like consisting of some gas, we know that gas molecules can easily move from one point to other. They can vibrate, they can collide, they can change their positions. So there may be possible, there are some type of energies like kinetic energy by the motion of
these gas molecules, and by changing position their energy must be potential energy, which is going to be converted into kinetic energy or vibrational energy. So these all types of energies are called collectively as internal energy, right? What about work done? Work done, you know, that is Fd cos theta, but in terms of thermodynamics, it is not Fd cos theta. In thermodynamics, we are going to discuss about relationships between volume and effects of pressure and temperatures upon volume. So that should be in terms of P delta V. We are going to exert pressure on a specific volume, that is going to be increase or decrease. Like if increase pressure, it will decrease volume, and vice versa. So work will be P delta V, and internal energy will be sum of all type of energies. So if we have provided heat to any system, that will change internal energy, and work done by the system is done. Work done by the system is always taken as positive. Keep remember, that is just only a convention. That is not a logical thing in science, like work done by the system is always taken as positive. No, it is not like this. We can take work done by the system as negative as well. But we have set a convention according to our syllabus for NET and ECAT, like work done by system. System will do work done, that is called that is positive, and work done on system will always be negative. Why? But why we have taken this negative? What is the science behind this logic? Like work is P delta V. When we are going to apply work done on the system, it will decrease its volume. So whenever decrement in volume, it will also decrease the work done. Decrement of work done may be uh, beyond zero value, that will be negative sense. So we can call work done on the system will be negative. Then we can easily explain four process. The first one is isothermal. What do we mean when we say isotherm? Isotherm means temperature is constant. That one is very important. And the second one is about adiabatic. I have also explained adiabatic, in which Q will be constant. No heat enter or leave the system, that is adiabatic. What about isobaric? Iso means same, baric means pressure. Bar for from pressure unit. So in isobaric process, pressure is going to be constant, right? And what about isochoric? Iso means same and choric means volume. So volume is going to be constant. All right. About these four process. अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों ने एज इट इज याद रख लेनी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाता है, जो कि बिहेवियर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स को बताता है। जस्ट रीड करने वाले टॉपिक्स हैं, उसको आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना अच्छे तरीके से। इसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, वो हमारे पास स्केल्स इसके हैं, वो भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेने हैं। इसके अलावा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो हीट होती है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास। लाइक सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केल्विन स्टेटमेंट। मतलब हम अपने पास से नहीं ना कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन साइंटिस्ट ने इसका मेजर कंट्रीब्यूशन कर रखा है। केल्विन स्टेटमेंट क्या है? केल्विन ने ये बता रखा है कि अगर हमने हीट फ्लो करवानी है ना, we have to apply we have to set a sink temperature। हमें सिंक टेम्परेचर करना पड़ेगा। यानी विदाउट सिंक, सिंक कहते हैं जिसका टेम्परेचर कम होता है, T2 जिसे कहते हैं। विदाउट सिंक विच इज एट लोअर टेम्परेचर ना, उसे हम कहते हैं सिंक। विदाउट विदाउट सिंक वी कैन नॉट बिल्ड एनी हीट इंजन। यानी विदाउट सिंक इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। कि आप लोग सिंक के बगैर हीट इंजन नहीं बना सकते। देन क्लॉसिस आ जाता है। इसने हमें क्या बताया था? इसने बताया था कि इफ़ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, देन हमारे पास जो एक्सटर्नल एनर्जी है दैट शुड मस्ट बी एक्सर्टेड।
कि without any aid of external energy we cannot even transfer heat from cold bodies to hot bodies। ठीक है, कोल्ड बॉडी ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ आप बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल एड ऑफ एनर्जी, राइट। द थर्ड वन इज अबाउट कार्नो इंजन। इसको कार्नट इंजन भी पढ़ते हैं, इसको कार्नो इंजन भी पढ़ते हैं। कार्नो इंजन ज्यादा सही है इसको पढ़ना, ठीक। सैडी कार्नो ने, ये बहुत यंग एज में इसकी डेथ हो गई थी। बड़ा अच्छा इसने ये पूरा थ्योरम दिया है, पूरा जो इसका इंजन था। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा मेरे इंजन से बढ़ के किसी का कोई इंजन अच्छा नहीं है, माई इंजन इज आइडियल इंजन। और इसने कहा था कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, नॉट 100%, इट इज मैक्सिमम। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि Q1/Q2 ये हमारे पास T1/T2 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आप लोगों ने ये याद रखना है कि एफिशिएंसी हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, परसेंटेज एफिशिएंसी, दैट विल बी 1 - T2/T1। या परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी 1 - Q2/Q1, राइट। तो ये सारा आप लोगों ने एज इट इज याद रखना है। और W किसके इक्वल आ जाता है, Q1 - Q2 के। बस ये रिलेशंस आप लोगों ने याद रखने हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं यहाँ से, मतलब प्रैक्टिकल है सारी चीज़ें यहाँ से, एप्लीकेशन बेस। और यहाँ पे ये हमारे पास जो इसकी आप लोगों ने एक कर्व पढ़ी होगी ना यहाँ पे, इस कार्नो इंजन के लिए, वो बेसिकली कितने साइकिल्स के लिए बताएं, वो एक साइकिल के लिए। ये जो आपने कर्व पढ़ी हुई है दैट इज ओनली फॉर वन साइकिल, ये वन साइकिल के लिए कर्व पड़ी हुई है। सो दैट इज ऑल अबाउट सेकेंड हाफ फ्रॉम 11th फिजिक्स। जो चैप्टर नंबर 6 है ना, उसको जस्ट आप लोगों ने बुक से रीड कर लेना है। उसका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। उसमें हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम है कि जो सम ऑफ प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगा। उसमें ब्लड फ्लो को आप लोग लाजमी पढ़ लें, ब्लड फ्लो, ठीक है। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 6 का बता रहा हूँ। ब्लड फ्लो वाला टॉपिक पढ़ लें आप लोग। और इसके अलावा इसमें इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी को पढ़ लें, इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम को पढ़ लें, इसके अलावा टोरिसेलिस थ्योरम को पढ़ लें। टोरिसेलिस थ्योरम कहता है जितनी ज़्यादा हाइट होगी ना, जितनी ज़्यादा हाइट होगी वाटर की या किसी लिक्विड की, तो उसकी स्पीड ऑफ एफ्लक्स उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये दो वाटर टैंकर है हमारे पास, ठीक है। एक वाटर टैंकर फुल भरा हुआ है और एक वाटर टैंकर ना हाफ है। तो बाहर निकलने की स्पीड ऑफ एफ्लक्स किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी हाइट ज़्यादा है, इन फॉलिंग फ्रॉम H1 to H2। इसकी हाइट कम है, इसकी स्पीड ऑफ एफ्लक्स कम होगी, V2 कम होगी, और इसकी V2 ज़्यादा होगी। और वेंचुरी रिलेशन है वो पढ़ लें, तो दैट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ पे मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जी क्वेश्चन है पूछने हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन आप पूछेगा ना, फिर मैं आपको ये